हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने फिर से अपनी एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इसके अध्याय नंबर 1 में समानता से संबंधित चर्चाएं की गई हैं, जिसको विभिन्न उदाहरणों से समझा है कि किस प्रकार से समाज में समानता और असमानता है। आज हम इसी विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और बच्चों, आपके सामने ये आपकी पुस्तक का जो फ्रंट पेज है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक 2 खंडों में से खंड 1, इस पर हमारी ये वीडियो आज आधारित है। आप देख रहे हैं आपके सामने अध्याय नंबर 1, जिसमें हमें 6 आदमियों की फ़ोटो दिखाई गई हैं, जिनमें अलग अलग सबके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले छोटे लाल किसान, आप देखो, छोटे लाल किसान आपके सामने ये हैं। और इसके बाद मंजीत कौर शिक्षिका हैं। इसके बाद तेज सिंह व्यापारी, फिर हैं गिरीश रवि छात्र, फिर है कांता देवी घरेलू कामगार और सुजाता कुमारी घरेलू कामगार। तो हमारे सामने कुल मिला के ये 6 जो है समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लोग हैं। तो हम समानता के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की एक सबसे मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम इसमें एक कहानी के माध्यम से चर्चा आरंभ करेंगे। ये कहानी है कांता देवी की, जो कि एक घरेलू कामगार है। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतज़ार कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के सम्मान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। हम किसके रूप में वोट डाल सकते हैं? सम्मान नागरिक के रूप में जो है वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। चल कांता, अब तेरी बारी आ गई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ अलग अलग लोग अलग अलग कस्बे से दिखाए गए हैं, जिसमें अब्दुल रहमान कारीगर है, शबनम बानो गृहिणी है, ग्रेसी लेलिंग परामर्शदाता यानी कि काउंसलर है, ये सरकारी अधिकारी हैं, ये जो है मीडिया कर्मी हैं, ये योगराज जी जो है बेरोज़गार हैं, और अशोक जैन उद्योगपति एक बिजनेसमैन है। इसके बाद कुछ देर बाद, जी नमस्ते साहब, बाद में आना कांता, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का कुछ काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे ले आऊं। घर पर जाने के बाद, ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो हम अस्पताल चलेंगे। ठीक है, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। इस बस्ती में तो साफ सफाई का नाम ही नहीं है। तो बीमार होने का क्या कारण बताया है कि साफ सफाई का जो है नाम ही नहीं है। कोनों को अच्छे से साफ करना। कांता, ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना। ये जो है जिसके घर कांता काम करती है, वो इसकी मालकिन इसको कहती है, समझी। तो कांता कहती है, जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। उसी शाम को जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में कभी नहीं लगना पड़ता, बस जरा सी देर और बेटा आगे है मताधिकार की समानता, यानी कि जो हम वोट डालते हैं उसकी समानता के बारे में है। कहानी का आरंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। जैसे ही विभिन्न लोगों की ओर देखो, उसके साथ लाइन में सभी खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी।
भारत जैसे कि एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आज आप इस अध्याय में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहा जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे स्त्री पुरुष, आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, वह सभी एक वोट के हकदार हैं। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सब के बराबर लाइन में खड़ी है, क्योंकि उन सब के पास भी वो एक ही वोट है जो कांता के पास है। तो ये क्या दिखाता है? समानता के अधिकार को। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ देखते हैं। उसके जीवन की दिनचर्या एक झोपड़पट्टी में रहती है। घर के पीछे एक नाला है, बेटी बीमार है, परंतु वह भी अपने में से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि अपने मालिक से बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उसे पैसे जो हैं उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसको थका देती है और अंत में उसके दिन की समाप्ति इसी लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास एक पर्याप्त कारण है। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण हैं। क्या हैं? कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में तो रहते हैं, जिनके पास मताधिकार भी है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ बाकी लोगों की समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के बावजूद भी भारत में लोगों को अन्य अनेक प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इसका आशय है हम 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर जो है आधारित हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था, और ग्रामीण भारत में जो रहते हैं जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत ही छोटी उम्र में उनको हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए। आप देखते ही समझ जाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी भारतीयों के दिमाग में एक जाति कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के आधारित है। दलितों के बारे में आपने पिछले वर्ष की पुस्तक में भी पढ़ा होगा। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली जाने वाली जातियों के लिए इस्तेमाल होता है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और जो आज भी हो रहा है। इसके साथ साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, कक्षा में मुझे दूसरे बच्चों से अलग बैठना पड़ता था, वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूसरी पारी पर बैठना होता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण के वे मुझे मारा पीटा भी करते थे। जब वे कक्षा में 4 थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने का काम जो है उसके जिम्मे लगा दिया था। मुझ जैसे छोटे और कमज़ोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था, उसकी सफाई करना मेरे बस की बात नहीं थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि कितना जूठन का मुख्य पृष्ठ आप देख रहे हो, जो उन्होंने पुस्तक लिखी है कितना जूठन, ये उसका पृष्ठ है। किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, जो समाज की जातिगत असमानता को दर्शाता है। इसमें बालक के रूप में बड़े होने के अनुभव को उन्होंने जो है इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों का जो व्यवहार था वो असमान था। इस सब के विचारों को देखते हुए कुछ पंक्तियाँ जो हैं लिखी गई है। तो ओम प्रकाश जी क्या कहते हैं? मेरी पीठ दर्द करने लगी, मेरा चेहरा धूल से भर गया, धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई। मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधान अध्यापक अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी गई। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों के दरवाजे खिड़कियों से शिक्षक और लड़के तमाशा देखते रहे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही।
यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उसने शिक्षकों का साहसतापूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, यह नहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, यहीं पढ़ेगा और अकेला यही नहीं, इसके बाद और भी बहुत से यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। दूसरी कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी। अधिकार भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए के मकान पर रहते थे। वो पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या भी नहीं थी। मकान ढूंढने मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उनको बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्हें मकान लेने का निर्णय ले लिया। जब मालिक मालकिन ने उनके नाम सुने तो बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान किराए पर नहीं दे सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं रहता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों की यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध भी आ रही थी। उनके सामने दूसरे और तीसरे मकानों में भी उन्हें पसंद आए थे। यही बहाना वहाँ भी दोहराया गया, इसलिए उन्हें कुछ और मकान देखने का निश्चय किया था। लगभग 1 महीना ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। बच्चों, आप समझ रहे हो ना उनको ये मकान किराए पर क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि जो असमानता का क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए इनको ये जो मकान है किराए पर नहीं दिया गया, क्योंकि वो नीच जाति से उनको समझा गया और बहाना बनाकर उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। इसी प्रकार जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को विद्यालय में झाड़ू लगाने का काम सौंपा गया, लेकिन उनके पिता ने जो साहसतापूर्वक कार्य किया वो सराहनीय है। अब भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को सम्मान मानता का अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे पुरुष हैं, स्त्री हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, आर्थिक रूप से कैसे भी हैं, सब एक समान है। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है या ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो लोगों के अंदर की मानसिकता है वह इससे दूर नहीं है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानवता के उसके काम की भी गरिमा है और उसके भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए, इस चीज़ का भी है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में व्यक्तियों के समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार होते थे उनको रक्षा के लिए कानून बना दिए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान जो प्रावधान है वो निम्नलिखित हैं। इस प्रथा को कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति देश में समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाली नौकरानी महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। शासन ने संविधान द्वारा मान्य दिए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया, पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकारी योजनाओं के द्वारा। किस तरीके से शासन ने जो है कानून को लागू किया है, मान्य किया 2 तरह से। एक तो कानून के द्वारा, कैसे? कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं के कार्यक्रमों के द्वारा जो है सुविधाहीन समाजों की मदद करके इसको लागू किया है। अब मध्याह्न भोजन व्यवस्था, इस एक योजना जो स्कूलों में चल रही है मिड डे मील, उसको कहते हैं मध्याह्न भोजन व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 महीने के अंदर अंदर जो लागू करने के आदेश दिए और काफ़ी सकारात्मक जो है प्रभाव भी आए। बच्चों ने काफ़ी संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब वे माताएं जिन्हें पहले अपना घर छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम के जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी इससे सहायता मिली, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के सभी बच्चे एक साथ बैठकर एक ही जगह बना हुआ भोजन करते हैं। और जो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को ही काम पे रखा गया है। इस प्रकार से खाली पेट जो बच्चे स्कूल आते हैं इस और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन लोग बच्चों के लिए भी इसका काफ़ी फ़ायदा उन बच्चों को जो है हुआ है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं
पता लगाया गया कि इस मिड डे मील योजना के ये जो है इतने सारे लाभ इससे हुए हैं। अब आगे अन्य लोकतंत्र के समान जुड़े मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र में भी ऐसा है कि जहाँ असमानता का अस्तित्व और जहाँ पर ये सब है समानता के लिए संघर्ष जारी है। तो सच यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। इस तरह की असमानताएं समाज में काफ़ी देखने को जो है मिलती हैं। तो उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो उनके लिए जो है एक असमानता को लेकर विशाल आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ और नागरिक अधिकार अधिनियम सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया, जो कि 1964 में 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम के नाम से इसको लागू किया गया। फिर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने के लिए कुछ चुनौतियाँ होती हैं। हमेशा ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। अतः बच्चों, आज आपने देखा कि देश में समानता और असमानता का क्या प्रकरण है, क्या चित्रारूपण है और कैसे उनको समाज में आज कानून के माध्यम से नियमों के माध्यम से उन चीज़ों को सबको सम्मान करने के लिए लागू किया गया है। तो अब बच्चों, जो इसके अभ्यास के प्रश्न हैं, इस आधार पर मेरे को उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। और लोकतंत्र में जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के अनुभव, अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलते हैं, इस तरह के 5 प्रश्न आपके आगे हैं बच्चों। इन सब प्रश्न को करके आप अपनी नोटबुक में करेंगे और अच्छे से याद भी करेंगे।